मित्रों, कल हमने नॉर्मल मोड्स की बात की थी। जब हम कपल्ड पेंडुलम की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि हमारे पास दो नॉर्मल मोड्स होते हैं और हमने उन दो नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसीज ली थी। एक को हमने ओमेगा पी बोल दिया था, यानी पैरेलल के लिए, पैरेलल मोड के लिए, और दूसरी को हमने ओमेगा एस मान लिया था, यानी सिमेट्रिक मोड के लिए। पर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई दो फ्रीक्वेंसीज ही क्यों? तो हम उन फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो दो नॉर्मल मोड्स हैं उनकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करनी है वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। दैट इज इन दिस टॉपिक इट इज फाइंडिंग द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आप फिर वैसे ही जैसे पीछे हम कंसिडर करते थे वही इक्वेशंस द्वारा से लेकर चलेंगे। तो हम कहते हैं कंसिडर ए सिस्टम ऑफ कपल्ड पेंडुलम्स ऑसिलेटिंग in only one of its normal modes of frequency ओमेगा। तो आप याद करो कि जो आपकी दो इक्वेशंस बनती थी आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी एक्स ओवर एल प्लस के इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। वी कॉल इट इक्वेशन 1। ऐसे ही जो हमारा दूसरी पेंडुलम, उसकी यदि आप इक्वेशन देखना चाहते तो वो थी एम वाई डबल डॉट प्लस एम जी इंटू वाई ओवर एल माइनस के इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आप मेरा जो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर की भी ये 1 और 2 इक्वेशंस यही हैं। तो तभी मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है कि C equations 1 and 2 in first lecture on coupled oscillator। तो हमने वहाँ पर ये पहले ही बता दिया था। तो अब इनिशियली हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमारी पेंडुलम्स हैं वो रेस्ट पे हैं, और उसके बाद उनकी वाइब्रेशंस शुरू की हमने। तो इसीलिए हम इसका सल्यूशन निकालना चाहते हैं, इस इक्वेशन 1 का भी और इस इक्वेशन 2 का भी। तो आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं उनके सल्यूशन को आप साइन और कोसाइन के कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम कंबाइंड फॉर्म में करते हैं तो हम ई द पावर आयोटा ओमेगा टी के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो तभी हम कह सकते हैं कि सपोज करो कि इक्वेशन 1 की जो सॉल्यूशन है दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंड पेंडुलम वी कंसिडर y is equal to b into e the power iota omega t, where a and b are displacement amplitudes of x and y for normal mode frequency omega। तो हमें इनको सॉल्व करना है। अब आप देखें, यदि इक्वेशन 1 में देखूं तो x इज इक्वल टू a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी है, और जो इक्वेशन 1 है उसमें हमें चाहिए x डबल डॉट। यहाँ तो x अगले स्टेप में है, यहाँ x है और यहाँ y है। ये तो हम इक्वेशन 3 और 4 से यूज़ करके निकाल सकते हैं, पर यहाँ जो x डबल डॉट है वो हमें निकालना पड़ेगा इक्वेशन 3 से। ऐसे ही निचली जो इक्वेशन हमारी 2 वाली है उसमें भी हमें y डबल डॉट की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ। तो y डबल डॉट हम कहाँ से निकालेंगे? हम इक्वेशन 4 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी निकाल सकते हैं। तो हम यही करने जा रहे हैं अगले स्टेप में। तो हम पहले इक्वेशन 3 को, यानी ये वाली इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यही हमने कहा कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट
dx over dt, it is equal to a into iota omega e the power iota omega t। ये यहाँ चेन रूल का इस्तेमाल हमने करके लिया। पर हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए क्योंकि हमें x डबल डॉट चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट d to x over dt square, it is equal to a into iota square into omega square into e raised power iota omega t। तो ये हम जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x डबल डॉट इट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। इसमें क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तब करके हमने ऐसे लिया, एंड वी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 5। अब मैं ये इक्वेशन जो 5 है, ये वाली इक्वेशन और जो पिछली इक्वेशंस 3 और 4 थी, ये मैं पीछे द्वारा ले जा रहा हूँ आपको। ये इक्वेशंस 3 और 4, ये x की वैल्यू थी और यहाँ पर ये y की वैल्यूज़ थी। हम ये दोनों वैल्यूज़ x की y की ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ x की यहाँ y की और यहाँ पर x की, यहाँ मेरा कर्सर है, और यहाँ पर x डबल डॉट की इक्वेशन 5 से। तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशंस 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा ये m इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस एम जी ओवर एल इंटू ए इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के इंटू ए इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस बी इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन में आप देखो ये ई द पावर आयोटा ओमेगा टी सभी जगह कॉमन है, और ई द पावर आयोटा ओमेगा टी 0 के बराबर नहीं होता, तो इसीलिए इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाय दिस फैक्टर दैट इज ई द पावर आयोटा ओमेगा टी, तो ई द पावर आयोटा ओमेगा टी से डिवाइड किया तो वी गेट ऑन सॉल्विंग, ये आ गया हमारे पास माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ओवर एल इंटू ए एंड प्लस के ब्रैकेट स्टार्ट्स a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ये आ गया, इसके बराबर होता है। अब ये इक्वेशन हमने 7 लिख ली, इसके पिछली वाली को हम 6 लिख सकते थे, तो हमने ये 7 लिख ली, और क्या ये हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारी 6 इक्वेशन है, ये लो, तो ये वाली हमारी 7 हो गई। तो ये इक्वेशन 7 जो आई ये हमें आगे जाके काम आएगी। अब बिल्कुल ऐसे ही यदि मैं फिर पीछे चलूं और y को देखूं, तो y को भी मैं डबल डिफरेंशिएट कर सकता हूं। जैसे ये देखिए, ये y था b इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी, आप इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास y डबल डॉट आ जाएगा, और जो y डबल डॉट आएगा वो ये इसके बराबर आएगा, ये y डबल डॉट इट इज इक्वल टू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 8 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 से तो हमें x और y पता चलेगा, और इक्वेशन 8 से y डबल डॉट पता चलेगा, और ये हम इक्वेशन 2 जो हमारी पीछे थी, ये दोबारा से मैं वहीं आपको ले जा रहा हूँ, ये देखिए ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जब ये y डबल डॉट की, y की और x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ये m ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस b ओमेगा स्क्वायर ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस एम जी ओवर एल इंटू बी इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट्स a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस b इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज्ड, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। अब इसमें भी आप देख रहे हैं ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी,
सभी जगह कॉमन आता है, तो आप इससे डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद सॉल्व करने पर वी गेट माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ओवर एल इंटू बी माइनस के इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी ब्रैकेट क्लोज्ड, इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 9 बन गई हमारे पास। अब यहां पर ये इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन 9, ये हमें काम की इक्वेशंस है और इनकी इक्वेशंस की मदद से हम ओमेगा को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा को निकाल सकते हैं। तो हम यहीं से प्रोसेस करेंगे। आप देखें यहाँ पर यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 9 को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूँगा तो आप देखते हैं ये जो फैक्टर है ना ऊपर इक्वेशन 7 में देखो, ये फैक्टर है के, ये ए माइनस बी, और इक्वेशन 9 में ये फैक्टर है के ए माइनस बी। एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जमा करने पर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ इस टर्म में पहली वाली टर्म में ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा। ऐसे ही इसमें दूसरी टर्म में ए प्लस बी आ जाएगा, एम जी ओवर एल कॉमन आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये कुछ ऐसा बना कि एडिंग इक्वेशंस 7 एंड 9, ब्रैकेट स्टार्ट्स ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ओवर एल ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। पर जो हमारे ए है, ए और बी, वे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। यदि आर्बिट्रेरी हैं तो ये जरूरी थोड़ा कि वो 0 हो, सो दे आर नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी गेट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ओवर एल इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए, ये वाला, यदि a प्लस बी 0 नहीं है तो। और यहाँ से यदि मैं m ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ लाता हूँ, m को काट देते हैं, आप पहले m से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी ओवर एल इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और याद करो हमने ये पहले लिखा था, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा पी। तो यही हमने कहा ये पहली वाली हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऐड किया इक्वेशन 7 और 9 को, हम इक्वेशन 7 और 9 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेट अस सी द्वारा देखते हैं, ये पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन 7 थी, 7 और ये इक्वेशन थी हमारी 9। और ऐसे केस में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूं कि ये वाली चीज़, मतलब इक्वेशन 7 को घटाता हूं इक्वेशन 9 में से, तो ये वाली जो इक्वेशन 7 का पहला वाला हिस्सा है, पहली टर्म, वो पॉजिटिव बन जाएगी, दूसरी टर्म नेगेटिव बन जाएगी, और तीसरी टर्म ये भी नेगेटिव बन जाएगी। तो उस केस में फिर हम आगे देखेंगे a माइनस बी कॉमन लेके, फिर हम जब a माइनस बी कॉमन लेके आगे प्रोसीड करेंगे इक्वेशन 7 को घटाने के बाद इक्वेशन 9 में से, तो हमारे पास ये ऐसे बनेगा, वी गेट माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ओवर एल इंटू बी माइनस के इंटू ए माइनस बी माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स, फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, ये माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ओवर एल इंटू ए प्लस के इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज्ड, एंड इट इज इक्वल टू 0। अब हम ये घटाएंगे तो नेचुरली है, ये वाला फैक्टर, पहले वाला हिस्सा ऐसे का ऐसे ही रहा यहाँ तक का, ये देखें, और जो अगले वाला हिस्सा है ये माइनस माइनस प्लस, ये बन गया एम ए ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी ओवर एल इंटू ए और माइनस
k इंटू ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं 0 भी लगा देता हूँ, 0 मिस हो गया था। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें सभी जगह में आप इसमें और इसमें a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, मतलब ये वाली टर्म ये जो मैंने डार्क कर दी और ये वाली टर्म जो मैंने यहाँ डार्क कर दी, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो a माइनस बी कॉमन और अंदर रह गया m ओमेगा स्क्वायर। और जब मैं ये वाली टर्म्स देखूंगा, ये वाली और ये वाली, इसमें एम जी ओवर एल अलग आ गया और a माइनस बी इसमें भी अलग आ जाएगा और माइनस साइन मैं यहाँ ले लूँगा इसमें से। तो ऐसे ही जब तीसरी टर्म में देखेंगे तो यहाँ माइनस के ये माइनस 2k बन जाएगा, तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ बनी a ब्रैकेट स्टार्ट्स a माइनस बी, फिर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स m ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी ओवर एल माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब फिर पुरानी वाली चीज़ कि क्योंकि a एंड b आर आर्बिट्रेरी, तो a माइनस बी तो 0 है नहीं, मतलब ये चीज़ 0 नहीं है। तो इसका मतलब जिससे चीज़ से a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो वो 0 होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा अगले स्टेप में कि देयरफॉर बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी ओवर एल माइनस 2k इज इक्वल टू 0। और यदि मैं इसमें से ये दोनों फैक्टर्स राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, यहाँ वाले ये दोनों फैक्टर्स मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाले ये दोनों, तो हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू जी ओवर एल प्लस 2k ओवर m। ये देखिए, और यदि मैं ओमेगा निकालूं तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g ओवर l प्लस 2k ओवर m। तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और याद करो इसको हमने ओमेगा s से डिनोट किया था सिमेट्रिक मोड के केस में। तो इसका मतलब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज हम उनको बोलते हैं, इसीलिए हमने उनका नाम ओमेगा पी और ओमेगा एस रख के अलग अलग कर दिया हुआ है। तो ये हमारे नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी की बात थी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन आसानी से बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर, जो है इंडक्टेंस कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स। इसमें हम पहले इसका पहला हिस्सा करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ टू कॉइल्स। जिस ढंग से कपल्ड पेंडुलम्स होती हैं, आपस में एनर्जी शेयर करती हैं, जैसे एक पेंडुलम को आप देख रहे थे कि एक पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिया जाए फिर छोड़ दिया जाए, तो कुछ देर बाद वो पेंडुलम रेस्ट पे आ जाती है और दूसरी पेंडुलम वाइब्रेट करना शुरू कर जाती है, और उसके बाद दूसरी पेंडुलम रेस्ट पे आ जाती है, पहली वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ऐसे चलता रहता है सिलसिला, कभी पहली वाली वाइब्रेट करती दूसरी रेस्ट पे होती है, दूसरी वाइब्रेट करती पहली रेस्ट पे होती है, एंड सो ऑन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यदि दो एलसी सर्किट्स होते हैं तो उनमें भी एनर्जी शेयरिंग होती है। जैसे ये एक एलसी सर्किट है जिसमें L1 C1, ये L1 इंडक्टर है लगा हुआ। अब इंडक्टर क्या है ये आप पढ़ चुके हुए हैं अपनी +2 में। बेसिकली एक कॉइल होती है जिसकी अपनी सेल्फ इंडक्टेंस हो, उसको हम इंडक्टर बोल देते हैं। और ये कॉइल को हमने जब एक कैपेसिटर के साथ जोड़ा, चार्जिंग के बाद छोड़ दिया, तो इसके पास एनर्जी आ गई। और आपको याद है कि इसमें एलसी ऑसिलेशंस पैदा होंगी, ये हमने आपको पीछे एलसी सर्किट में बताया था।
और इन ऑसिलेशंस के द्वारा यदि एक और ऐसा ही सर्किट इसके साथ साथ लपेटा हुआ है, साथ रखा हुआ है, और उसकी इंडक्टेंस L2 है और कैपेसिटेंस C2 है, तो आप पाएंगे कि उसमें भी ऑसिलेशंस पैदा हो जाएंगी। तो इसकी ऑसिलेशंस उसके साथ शेयर हुई, तो इसका मतलब एनर्जी शेयरिंग की बात चल पड़ेगी। इसकी एनर्जी उसमें जाएगी, उसकी एनर्जी इसमें आएगी, एंड सो ऑन। ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमने कपल्ड पेंडुलम्स की बात की हुई है। और इसमें आप अपनी +2 में पढ़ चुके हैं कि दो तरह की इंडक्टेंसेस की बात आती थी वहाँ पे। एक आती थी सेल्फ इंडक्टेंस की बात और एक आती थी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो अपनी कॉइल में जनरेट होती है, जिसके कारण इसमें करंट अपोज होता है, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और जब एक कॉइल में आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो उसके कारण दूसरी कॉइल में करंट पैदा हो गया। तो वो क्यों होता है? दैट इज़ ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और उसमें हम उसको मापने के लिए जिस कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम m से डिनोट करते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के रूप में। तो हमने यहाँ यही लिया हुआ है, यही चीज़ को हम समझाना चाहते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं जो कि ये आपस में कपल्ड हैं। एक L1 कॉइल है जिसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, ये एक L2 कॉइल है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा होता है, उसमें दो कॉइल्स होती हैं, L1 और L2। L1 कॉइल को हमने C1 कैपेसिटर से जोड़ दिया और L2 कॉइल को हमने C2 कैपेसिटर से जोड़ दिया। सपोज करो कि इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। सपोज करो हमारा ये जो कैपेसिटर है C1 ये चार्ज था, उसके बाद इसमें एक करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो शुरू होगा तो सबसे पहला हम इसमें यही देखना चाहते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 से क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आपको +2 की स्टडी द्वारा से सोचनी पड़ेगी, द्वारा से करनी पड़ेगी। आपके पास यदि +2 की बुक है तो उसमें सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक है, वो द्वारा से आप स्टडी कर लें। उसको स्टडी करने के बाद फिर इस टॉपिक को स्टडी करें तो आपको बड़ी आसानी से ये सारा समझ आ जाएगा। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि मान लो NP इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड NS इज़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यही मतलब हुआ, ये पिछले वाली, ये इस वाली की NP टर्न्स हैं और इस वाली की NS टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल की। तो इसीलिए हमने कहा कि मान लो फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल। एक टर्न के साथ फाई फ्लक्स लिंक हुई। तो उस केस में यदि मैं कहूँ, यहाँ मैं इसको फाई डैश लिख देता हूँ आसान करने के लिए, क्योंकि हमने पीछे आगे जो है फाई टोटल फ्लक्स ले ली हुई है। तो फाई डैश इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल। तो अब याद करो कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर आप याद करो सोलिनॉइड की बात करते थे, तो वहाँ पर आप करते थे म्यू नॉट Ni/L, दिस इज़ दी मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, जैसे ये हमारी पिछली ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला था B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NP इंटू IP/L, वेयर म्यू नॉट वी आर वेरी मच नोइंग। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी कॉइल है उसके अंदर फ्री स्पेस है, खाली है अंदर से कॉइल। तो इसीलिए NP इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड IP इज द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जो करंट फ्लो कर रहा है। L इज लेंथ ऑफ द कॉइल। तो इसीलिए ये है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब आप याद करो, जो टोटल फ्लक्स लिंक होगी, फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर,
ये होगी फाई इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए। अब एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, यानी इस केस में एन पी है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, इंटू बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इंटू ए इज एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। तो हमने क्या किया, ये बी की ऊपर से जो वैल्यू है वो इसमें इक्वेशन 1 रूपी ये इक्वेशन जो है उसमें पुट कर दी। तो ये आ जाएगा एन पी इंटू म्यू नॉट इंटू एन पी इंटू आई पी ओवर एल इंटू ए। तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया म्यू नॉट इंटू एन पी स्क्वायर इंटू ए इंटू आई पी ओवर एल। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। पर अब आप याद करो कि जो फ्लक्स फाई होती है वो तो एल आई के बराबर नहीं होती थी जब आप +2 करते थे। फाई इज इक्वल टू एल आई, पर क्योंकि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल, तो फाई इज इक्वल टू एल पी इंटू आई पी। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो यदि हम इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो यहाँ देखें ये आई पी, यहाँ ऊपर देखें आई पी, तो इसका मतलब जो बाकी सारी चीज़ है वो एल पी के बराबर हुई। तो इसीलिए हमने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट कैपिटल एल पी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी स्क्वायर इंटू ए ओवर स्मॉल एल। स्मॉल एल इज ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ द कॉइल। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 3a लिख लेते हैं, तो हमें एल पी पता लग गया। अब बिल्कुल इसी ढंग से यदि हम आगे चलेंगे, ये तो प्राइमरी कॉइल थी, जैसे ये इस कॉइल में बात हुई है L1 जिसको हम कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसी के ढंग से हम ये इस वाली कॉइल में बात करें, इसको हम LS बोल देंगे। इस L1 को हमने LP बोल दिया हुआ है, L2 को हमने LS बोल देना। तो जो LS है बिल्कुल इसी ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि इसमें भी करंट होगा, IS होगा करंट, और सिमिलरली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो LS दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जिसको मैंने वहाँ L2 लिखा हुआ है, अपने डायग्राम में हमने उसको L2 लिख दिया हुआ है, इट इज़ LS नाम रख दिया। LS इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NS स्क्वायर इंटू A ओवर L। कॉल इट एज इक्वेशन 3a लिखा गया, 3b लिख लो इसको, ये गलती से 3a लिखा गया यहाँ, यू कैन टेक इट एज 3b। तो LP भी हमें पता चल गया और LS भी हमें पता चल गया, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल एज वेल एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल बोथ आर नोन टू अस। अब हम फिर वही सर्किट पे चलते हैं। ये देखिए, अब एक्चुअल में यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, पर इस कॉइल के साथ, यानी पहली वाली कॉइल जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के साथ ही हमने सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, जिसको हमने बोला कपलिंग की हुई है। अब जितना, यदि हम एज्यूम कर सकते हैं कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसने क्रिएट किया यहाँ, उतना का उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसको भी मिल गया। यदि इसको भी मिल गया तो इसका मतलब इसके करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें मिलना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हुआ तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका मतलब जो है आपसी इनकी जो आपसी इंडक्शन है, दिस इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको जो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसीलिए अब क्या होगा कि करंट प्राइमरी में चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में पैदा होगा। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया कि नाउ वी स्विच ओवर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड BS इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी। करंट प्राइमरी में चला, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में पैदा हुआ, और वो कितना हुआ उसके लिए फार्मूला यही होता है, BS इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NP इंटू IP ओवर L। क्यों? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पैदा हुआ प्राइमरी कॉइल के कारण, पर मिला किसको? सेकेंडरी कॉइल को। तो इसीलिए यदि मैं कहूँगा सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स कितनी लिंक हो गई, तो हम यही कह सकते हैं देयरफॉर फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी, इट विल बी 5-1, मतलब फ्लक्स लिंक विद सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो इट इज इक्वल टू
सेकेंडरी की टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी गुणा मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंडरी गुणा एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो NS BS इंटू A, बट BS इज फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट इज म्यू नॉट NP IP ओवर L, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया phi to 1 इट इज इक्वल टू NS ब्रैकेट स्टार्ट्स म्यू नॉट इंटू NP इंटू IP ओवर L ब्रैकेट क्लोज इंटू A, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा phi to 1 इट्स इक्वल टू म्यू नॉट NP इंटू NS इंटू A इंटू IP ओवर स्मॉल l, कॉल इट इक्वेशन 4। तो इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन की। तो ये आप याद करो, जो फ्लक्स होती थी, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल, वो तो आप याद करो फाई इज इक्वल टू MI पढ़ते होते थे म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना में। तो यही हमने कहा कि बट phi to 1 इट्स इक्वल टू M इंटू IP, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द फर्स्ट कॉइल, कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये 5 इक्वेशन और 4 इक्वेशन जो हमने पीछे की, ये वाली, इसको कंपेयर करेंगे तो IP कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी IP आया, यहाँ भी IP आया, तो IP वाला हिस्सा खत्म हो गया, तो हमारे पास आ गया M, कैपिटल M इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल NP इंटू स्मॉल NS इंटू A ओवर L, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। अब हम पीछे चलते हैं इक्वेशंस 3A और 3B में। ये हमारी 3A इक्वेशन थी LP, और अगले वाले में मैंने ये कहा था कि गलती से 3A लिखा गया, ये 3B है इक्वेशन, ये LS देती है। हम LP और LS को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो LP इंटू LS विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NP स्क्वायर ओवर स्मॉल l इंटू A मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट इंटू NS स्क्वायर इंटू A ओवर स्मॉल l। तो आप इसको कैलकुलेट करके लिखें तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NP इंटू NS इंटू A ओवर L होल स्क्वायर। और यदि ये इस स्क्वायर के अंदर वाला हिस्सा देखें आप, ये वाली चीज़ दैट इज म्यू नॉट NP NS इंटू A ओवर L, ये इक्वेशन 6 से देखें तो ये M के बराबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 6 LP मल्टीप्लाइड बाय LS इज इक्वल टू M स्क्वायर, और M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LP मल्टीप्लाइड बाय LS। तो ये रिलेशन है जो कि प्राइमरी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, सेकेंडरी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस और उन दोनों के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिलेट करता है। पर जब हमने ये इक्वेशन 7 डिराइव किया ना, तो हमने ये अजम्पशन की हुई है, ये अजम्पशन थी कि हमने ये देखिए यहाँ पर कि जितना मैग्नेटिक फील्ड L1 में यानी LP में पैदा हुआ था प्राइमरी कॉइल में, उतना सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड L2 को यानी कि सेकेंडरी कॉइल LS को मिल गया। पर ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाए, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स इसको नहीं मिलती, कुछ ना कुछ लॉस हमेशा होता है। तो इसलिए ये जो हमारा हमने ये लिखा M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LP इंटू LS, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमने यहाँ लिखा कि बट इन प्रैक्टिकल all the flux lines, but in practice कह सकते हैं इसको, but in practice all the flux lines produced by the primary coil do not thread through all the turns of the secondary coil। कभी नहीं होता कि सारी की सारी फ्लक्स उसको मिल जाए। So there is always leakage of flux between the two coils। उस केस में जो M होता है it is always less than अंडर रूट ऑफ LP LS, और जो रेशो है M ओवर अंडर रूट ऑफ LP LS, ये एक कांस्टेंट K के बराबर होती है जो कि 1 से छोटा होता है, नेचुरली है। यदि M इससे छोटा है तो K भी तो 1 से छोटा ही होगा। और ये जो K है दिस इज कॉल्ड कपलिंग कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और यदि हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कपलिंग हुई है, मतलब आइडियल कपलिंग हुई है,
तो उस केस में सिर्फ k अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LP इंटू LS है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कपलिंग के केस में k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो ये आप याद रखेंगे, ये हमें सारी की सारी इसकी जो पार्ट है ये हमें अगले आर्टिकल में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड एज पार्ट A फॉर द सेम आर्टिकल। थैंक यू।